हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सागर बलूनी और मैं आपका स्वागत करता हूँ इस प्यारे से छोटे से आपके अपने चैनल में। तो आज का लेक्चर हमारा रहने वाला है हाइड्रोकार्बन का लेक्चर नंबर 17। तो हम एल्काइन टॉपिक पढ़ रहे थे और आज हम एल्काइन की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। पहले अपन फिजिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे, फिर अपन केमिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे, जिसके साथ अपना एल्काइन का टॉपिक भी क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो हम एनसीईआरटी का एक एक शब्द पकड़ के उसको अच्छे से बिल्कुल उसका पोस्टमार्टम करने वाले हैं और कहीं ना कहीं एक भी एनसीईआरटी का शब्द अपना छूटने वाला नहीं है। तो आपको जो एनसीईआरटी केमिस्ट्री की बहुत मुश्किल लगती थी, तो अब आपको बिल्कुल जैसे मैं पढ़ाते जा रहा हूँ, तो जब आप उसकी रीडिंग करते हो एनसीईआरटी की, तो आपको बहुत मजा आता होगा और आपको रियलाइज होता होगा कि एनसीईआरटी जो केमिस्ट्री की है ना, वो कहीं ना कहीं बायोलॉजी की एनसीईआरटी से आसान है। तो हम इसी पेस को फॉलो करते हुए पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अपनी इसी तरीके से पूरी एनसीईआरटी का एक एक शब्द पकड़ के पूरा निचोड़ के हम अच्छे से पढ़ने वाले हैं। और जब हमारा नीट 2025 में क्वेश्चन पेपर आएगा ना, तो वो आपको रियलाइज हो जाएगा कि सर ये तो पहले ही लीक हो चुका था, क्योंकि हमने एनसीईआरटी को इतने अच्छे तरीके से बिल्कुल अच्छे से पोस्टमार्टम उसका किया हुआ था कि सारे क्वेश्चन वही आपके नीट 2025 में आपको दिखाई देने वाले हैं। क्योंकि ये बात पक्की बात है कि आपके जो भी क्वेश्चन आपका नीट 2025 में आने वाला है ना, वो एनसीईआरटी से ही आने वाला है। और एनसीईआरटी से हो सकता है कि क्वेश्चन डीप में आ जाए, पर हम कहीं ना कहीं एक एक शब्द पकड़ के अंदर से घुसा के एक एक शब्द पकड़ के उसका अच्छे से उसमें खेल रहे हैं अपन, तो कहीं ना कहीं हमारा कोई क्वेश्चन गलत होने वाला नहीं है। बाकी अभी हम बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करेंगे, जिससे अपना सारा कंसेप्ट पूरा अच्छे से क्लियर हो जाएगा और हमारा हर टॉपिक पूरा अच्छे से 100% नीट 2025 के लिए तैयार हो जाएगा। तो करते हैं आज का लेक्चर स्टार्ट और देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्काइन। मुझ में है ताकत, मुझ में है हिम्मत, खींचना चाहते नीचे, बढ़ूं मैं ऊपर। मुझ में है ताकत, मुझ में है हिम्मत, खींचना चाहते नीचे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। और ये मैंने सर हेडिंग डाल दी एल्काइन, और ये अपना हाइड्रोकार्बन का लेक्चर नंबर 17 है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन लेते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो कल के लेक्चर में मैंने तेरे को क्या पढ़ाया था, जो अपना एल्काइन है उसका जनरल फॉर्मूला मैंने तेरे को निकालना सिखाया था। और जनरल फॉर्मूला अपना क्या आया था, CnH2n-2। ठीक है, मैंने तेरे को ये भी बताया था कि जो एल्काइन का पहला मेंबर होगा उसमें कार्बन 1 होगा क्या, नहीं सर, उसमें कार्बन 2 होगा। मतलब एक कार्बन का तेरा एल्काइन बन ही नहीं सकता। समझ में आ गई बात। वैसे ही एक कार्बन का तेरा एल्कीन भी नहीं बन सकता, पर एक कार्बन का तेरा एल्केन बन सकता है। कौन सा, मिथेन। ये बन गया तेरा एक कार्बन का एल्केन। ठीक है, क्या अपना CH4 क्या होता था, ये मीथेन होता था। तो एक कार्बन का तेरा एल्केन तो बन सकता है, पर एक कार्बन का तेरा एल्कीन भी नहीं बन सकता और एल्काइन भी नहीं बन सकता। मतलब हम एल्काइन टॉपिक यहाँ पर पढ़ रहे हैं, तो एल्काइन का जो फर्स्ट मेंबर होगा ना सर, उसमें कितने कार्बन होंगे, 2 कार्बन होंगे। ठीक है, तो फॉर्मूला उसका ये होता है, तो 2 कार्बन होंगे तो C2H4-2, तो ये तेरा हो गया C2H2। तो ये तेरा फर्स्ट मेंबर हो गया एल्काइन का। और कहीं ना कहीं इसका नाम मैंने बताया था तेरे को, क्या होता है, इथ मतलब 2 कार्बन और दोनों के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, तो मैं क्या बोल देता हूँ, आइन बोल देता हूँ। ठीक है, तो ये तो सर IUPAC नोमेनक्लेचर में इसका नाम हुआ। इसका अगर कॉमन नेम मैं बताऊं आपको, तो कॉमन नेम आपका इसका क्या होता है, एसिटाइलीन होता है। क्या होता है सर, एसिटाइलीन होता है। तो ये फर्स्ट मेंबर है अपना एल्काइन का। ठीक है, तो फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्काइन के पास कितने कार्बन है, 2 कार्बन है। तो सेकंड मेंबर ऑफ एल्काइन के पास कितने कार्बन होंगे, 3 कार्बन होंगे। और थर्ड मेंबर ऑफ एल्काइन के पास कितने कार्बन होंगे, 4 कार्बन होंगे। समझ में आ गई बात। ठीक है, तो देख, तो जो पहले 3 मेंबर है ना एल्काइन के, यानी कार्बन 2 वाला, कार्बन 3 वाला या फिर कार्बन 4 वाला, ठीक है, तो ये जो पहले 3 मेंबर है एल्काइन के, ठीक है, C2H2, C3H4 और C4H6, सर ये कहीं ना कहीं अपने क्या होते हैं सर, गैसेस होते हैं। सर ये कौन सी स्टेट में होते हैं, गैसेस स्टेट में होते हैं। जब हम एल्कीन पढ़ रहे थे वहां पर भी हमने देखा था, जो पहले 3 मेंबर होते हैं ना सर, वो गैसेस स्टेट में होते हैं। ठीक है सर, अब देख, और जो अब उसके अगले मतलब C4H6 के बाद, मतलब 3 मेंबर तो हो गए, 3 मेंबर के अगले 8 मेंबर, 3 मेंबर के बाद अगले 8 मेंबर, मतलब C5 से लेकर C12 के जो तेरे कहीं ना कहीं क्या बन रहा है, एल्काइन बन रहे हैं ना, वो कहीं ना कहीं कौन सी स्टेट में होते हैं, अपने लिक्विड होते हैं। कहीं ना कहीं कौन सी स्टेट में होते हैं सर, लिक्विड होते हैं। समझ में आ गई बात। पहले 3 मेंबर सर गैसेस, ठीक है, फिर उसके अगले 8 मेंबर सर लिक्विड, ठीक है, और बाकी तेरे C13 से, मतलब यानी मैं बोलूं जो तेरे हायर मेंबर्स है एल्काइन के, वो कहीं ना कहीं तेरे क्या हुए, कौन सी स्टेट में हो गए सर, सॉलिड स्टेट में हो गए। ठीक है, तो मैंने आपको बोला पहले 3 मेंबर सर
गैसेस, ठीक है। अगले 8 मेंबर तूने बोल दिया लिक्विड। उसके बाद C13 से यानी जो तेरे हायर मेंबर्स हैं ना वो क्या होते हैं सर, सॉलिड होते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कलर की, अब हम बात करते हैं सर कलर की। तो जो अपने एल्काइंस होते हैं ना, जितने भी एल्काइंस, चाहे तो कोई सा भी एल्काइन पकड़ के ले आए तो उसको बोलेगा कि सर इसमें तो कोई कलर दिख ही नहीं रहा। मतलब जितने भी एल्काइन होते हैं वो सारे क्या होते हैं सर, कलरलेस होते हैं। क्या होते हैं सर, कलरलेस होते हैं। यहां पर मैं बोल दूं सर, ऑल एल्काइंस आर कलरलेस। मतलब जितने भी एल्काइन हैं वो सारे क्या कलरलेस हैं, उनमें कोई कलर दिखने को नहीं मिलने वाला। तेरे को समझ में आ गई बात? तो कलर का बात खत्म हुई। अब आती है बात ऑर्डर की। ऑर्डर मतलब स्मेल, मतलब उसकी खुशबू कैसे आती है। समझ में आ गई बात? तो मैंने यहां पर बोल दिया कि ऑल एल्काइंस आर ऑर्डर लेस। मतलब जितने भी अल्काइन तूने देखे ना सर वो कहीं ना कहीं ऑर्डरलेस है, उनमें कोई स्मेल आती ही नहीं है सर, उसमें कोई स्मेल आती ही नहीं है। पर यहाँ पर एक एक्सेप्शन आता है, यहाँ पर एक एक्सेप्शन आ जाता है, वो आता है अपना 2 कार्बन का एल्काइन। 2 कार्बन का एल्काइन, और 2 कार्बन का एल्काइन कौन होता है सर, इथाइन होता है। कौन होता है, इथाइन होता है, जो कि अपना फर्स्ट मेंबर है कहीं ना कहीं किसका, एल्काइन सीरीज का। कोई दिक्कत नहीं। तो ये अपना क्या है, इथाइन। तो मतलब सर ऑर्डर की बात करें अपन तो जितने भी एल्काइन होते हैं वो सर अपने ऑर्डरलेस तो होते हैं, पर यहाँ पर एक एक्सेप्शन आ जाता है, वो एक्सेप्शन है अपना इथाइन। मतलब इथाइन का कहीं ना कुछ ऑर्डर होता होगा। तो इसका जो ऑर्डर होता है वो तो होता है तेरा, इसका कैसा ऑर्डर होता है, इसका होता है तो तेरा गार्लिक लाइक। तो जैसा तेरा गार्लिक मतलब लहसुन, लहसुन की जैसे खुशबू होती है ना, वैसे ही खुशबू तेरी किसकी होती है सर, वैसे ही खुशबू तेरी किसकी होती है, इथाइन की होती है। इथाइन का कॉमन नेम बता, एसिटाइलिन। क्लियर हो गया? मतलब सारे एल्काइन तेरे ऑर्डरलेस हैं, परंतु जो तेरा इथाइन है उसका जो स्मेल है वो कैसा होता है, गार्लिक जैसा, मतलब तेरा लहसुन जैसा। समझ में आ गई बात? ठीक है। अब आती है बात सॉल्युबिलिटी की, अब आती है बात सॉल्युबिलिटी की। तो सबसे पहले मैंने आपको एल्केन पढ़ाया था। एल्केन मतलब ये होता है एल्केन अपना, ठीक है। और एल्कीन मतलब ये अपना एल्कीन बन गया, और ये एल्काइन मतलब ये अपना एल्काइन बन गया। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब ध्यान से देख, कार्बन और कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, बराबर ही होगी, क्योंकि ये भी कार्बन है और ये भी कार्बन है, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, बराबर है। और कार्बन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, बहुत आसपास होती है। एक ही 2.1 होती है, एक ही 2.5 होती है, बहुत आसपास होती है। तो यहाँ पर मैं अगर बात करूँ, यहाँ पर एल्केन में बात करूँ, यहाँ पर या फिर कार्बन और कार्बन है या फिर कार्बन और हाइड्रोजन है, तो कार्बन और कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो बराबर होगी, और कार्बन और हाइड्रोजन की भी लगभग बराबर होती है। तो मतलब सर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आ रहा है क्या? नहीं सर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं आ रहा। तो यहाँ पर क्या पोलैरिटी होगी क्या? पोलैरिटी अपनी तब होती है ना जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आता है। यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का या तो डिफरेंस आ ही नहीं रहा, या फिर आ रहा है तो बहुत छोटा, मिनिमल आ रहा है। तो यहाँ पर मैं बोल दूं क्या, जो अपना एल्केन होता था वो क्या होता था, नॉन पोलर होता था। क्या होता था सर, नॉन पोलर होता था, ठीक है। सिमिलरली अगर बात करें तू एल्कीन की, तो ये भी तेरा क्या हो गया, नॉन पोलर हो गया। और तू एल्काइन की बात करे तो ये भी तेरा क्या हो गया, नॉन पोलर हो गया। कोई दिक्कत है? मतलब ये जो एल्केन, एल्कीन और एल्काइन तेरे हैं ना, ये तीनों अपने क्या है सर, नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। क्या है सर, ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि देख यहाँ पर भी कार्बन और कार्बन प्रेजेंट है और हाइड्रोजन प्रेजेंट है, और एल्काइन में भी कार्बन कार्बन प्रेजेंट है जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर होगी, और उनके साथ हाइड्रोजन प्रेजेंट है जिनकी बहुत मतलब डिफरेंस बहुत कम होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। कार्बन का 2.5 हो गया और हाइड्रोजन का तेरा 2.1 होता है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि चाहे एल्केन की मैं बात करूं या एल्कीन की बात करूं या एल्काइन की बात करूं, यहाँ पर अपने तीनों के तीनों क्या होते हैं सर, नॉन पोलर मॉलिक्यूल होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अपन कौन सा टॉपिक ले रहे हैं, एल्काइन की बात कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पर एल्काइन की बात करता हूँ कि एल्काइन क्या होते हैं सर, अपने नॉन पोलर मॉलिक्यूल होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर अगर जब भी मैं बात करूँ ना सॉल्युबिलिटी की, ये बात मैंने आपको बहुत बार ऑलरेडी बता दी है। कभी भी सॉल्युबिलिटी की बात आई ना तो यहाँ पर एक कंसेप्ट यूज होता है, वो होता है सर लाइक डिसॉल्व लाइक। लाइक डिसॉल्व लाइक, मतलब जो जैसा होगा ना वो वैसे ही सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा। मतलब अगर मॉलिक्यूल पोलर हुआ तो वो पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाएगा, और अगर मॉलिक्यूल तेरा नॉन पोलर हुआ तो वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा। समझ में आ गया? डिसॉल्व होना मतलब घुल जाना, ठीक है।
तो तेरा एल्काइन कैसा है सर, नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, तो ये नॉन पोलर सॉल्वेंट में ही सॉल्युबल होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख दूं सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। नॉन पोलर सॉल्वेंट जैसे कि क्या हो गया सर, ईथर हो गया तेरा, जैसे कि क्या हो गया, ईथर हो गया, जैसे कि तेरा क्या हो गया, कार्बन टेट्रा क्लोराइड हो गया, जैसे कि तेरा क्या हो गया, बेंजीन हो गया। क्या हो गया सर, बेंजीन हो गया। ये तेरे कहीं ना कहीं क्या नॉन पोलर सॉल्वेंट है। तो हालांकि तेरे को पता है कि जो तेरा एल्काइन होता है वो तेरा नॉन पोलर मॉलिक्यूल होगा, तो तूने चिल्ला चिल्ला के बोल दिया कि जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल होगा तो नॉन पोलर सॉल्वेंट में ही तो सॉल्युबल होगा। तो तूने बोल दिया सर क्योंकि मेरा एल्काइन नॉन पोलर मॉलिक्यूल है तो जो मेरा एल्काइन है वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में ही सॉल्युबल होने वाला है। 3 नॉन पोलर सॉल्वेंट के नाम बता दे, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ईथर और बेंजीन। ये तेरे हर चैप्टर में यूज आने वाले हैं और तेरे को आगे भी मैं ये वापस से बताने वाला हूँ। ठीक है, अब बात अगर मैं करूं कि पोलर सॉल्वेंट, पोलर सॉल्वेंट कौन होता है, अपना वाटर अपना पोलर सॉल्वेंट है। तो जो अपने पोलर सॉल्वेंट होंगे वहां पर एल्काइन सॉल्युबल होगा कि नहीं होगा। अरे मेरे भाई एल्काइन नॉन पोलर है तो नॉन पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल होगा। अगर ये पोलर सॉल्वेंट की बात करें तो पोलर सॉल्वेंट में एल्काइन सॉल्युबल थोड़ी होगा, क्योंकि एल्काइन अपना पोलर मॉलिक्यूल थोड़ी है, वो तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो यहां पर मैंने लिख दिया इनसॉल्युबल, या फिर मैं बोलूं इमिसिबल। इन पोलर सॉल्वेंट, जैसे कि क्या हो गया अपना वाटर हो गया। तो वाटर अपना पोलर सॉल्वेंट है, तो पोलर सॉल्वेंट में तो वो ही मॉलिक्यूल सॉल्युबल होगा जो पोलर मॉलिक्यूल होगा। पर एल्काइन तो अपने नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, ये थोड़ी वाटर में सॉल्युबल हो जाएंगे, ये थोड़ी वाटर में मिक्स हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने बोल दिया इनसॉल्युबल एंड इमिसिबल इन पोलर सॉल्वेंट जैसे कि वाटर। ठीक है, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये अपना कहीं ना कहीं जो एनसीईआरटी बोलती है ना एल्काइन के बारे में, एनसीईआरटी बोलती है जो एल्काइन होता है ना सर वो अपना वीकली क्या होता है, वीकली पोलर होता है। क्या होता है, वीकली पोलर, वीकली पोलर मतलब बहुत वीकली पोलर है। तो इसको अपन क्या मान के कंसीडर करते हैं कि ये नॉन पोलर है। समझ में आ गई बात, मतलब बहुत वीकली पोलर है, मतलब ये अपन कंसीडर करते हैं कि ये अपना क्या सर नॉन पोलर है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। सॉल्युबिलिटी आपका कंसेप्ट पूरा क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब आती है बात अपनी मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और डेंसिटी की। तो ध्यान रखना जैसे जैसे तेरे कार्बन बढ़ते जाएंगे ना एल्काइन में, जैसे जैसे तेरे एल्काइन में कार्बन बढ़ते जाएंगे ना, तेरी मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ जाएगी, तेरी डेंसिटी भी बढ़ जाएगी और तेरी बॉइलिंग पॉइंट भी बदल जाएगी, मतलब बढ़ जाएगी। तो ये तीनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं किसके, मॉलिक्यूलर वेट यानी मतलब मोलर मास के। ठीक है, जैसे जैसे तेरा मास बढ़ता जाएगा ना सर वैसे वैसे तेरा बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट और डेंसिटी तीनों बढ़ती जाएंगी। ठीक है सर, ठीक है। पर अगर हम बात करें कि 3 मेरे को दे दिए और तीनों का कहीं ना कहीं मॉलिक्यूलर वेट सेम है, तीनों का मोलर मास तेरा सेम है, तो यहाँ पर अपन को पता है कि अपन कैसे खेलते थे। तो बॉइलिंग पॉइंट अपन कैसे निकालते थे यहाँ पर इस केस में, जब तीनों का 3 तेरे को दे दिया और तीनों का कहीं ना कहीं क्या होता है मोलर मास तेरा सेम आ गया। ठीक है, तो अपन यहाँ पर देखते थे कि इनवर्सली रिलेशन होता था इसका ब्रांचिंग के साथ। ठीक है, तो मतलब तेरी अगर ब्रांचिंग बढ़ रही है ना तो तेरा कहीं ना कहीं बॉइलिंग पॉइंट क्या होता था, घटता था। तो तेरी ब्रांचिंग अगर घट रही है तो तेरा बॉइलिंग पॉइंट क्या होता था, बढ़ता था। ये मैंने तुमको एल्केन में भी बताया, एल्कीन में भी बताया और मैं वापस से तुमको ये एल्काइन में भी बता रहा हूँ। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है यार। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट का तुम अगर क्वेश्चन आएगा तो तुम उसको आराम से सॉल्व कर सकते हो। तुम बोलोगे कि सर अगर मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा तो तू बोलेगा सर बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, पर अगर मॉलिक्यूलर वेट सेम हो गया, मोलर मास तेरा सेम हो गया, तो तू क्या बोलेगा उस दिन कि सर अगर ब्रांचिंग बढ़ेगी तो तेरा बॉइलिंग पॉइंट घटने वाला है। मतलब बॉइलिंग पॉइंट का ब्रांचिंग के साथ साथ इनवर्सली रिलेशन है। ठीक है, इनवर्सली रिलेशन है, कोई दिक्कत नहीं है। अब तुमको क्या करना है ना, इस पैराग्राफ को रीड करना है एनसीईआरटी का। तो ये पैराग्राफ मैंने आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज जो था उसको आपको अच्छे से आपको समझा दिया और एक एक शब्द पकड़ के आपको पूरा उसको पोस्टमार्टम कर दिया। बाकी यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना, जो अपने एल्काइन होते हैं ना वो लाइटर होते हैं वाटर से, मतलब वो वाटर से कहीं ना कहीं क्या होते हैं, हल्के होते हैं। अब वाटर से हल्के होंगे तो ऊपर रहेंगे, वाटर नीचे चला जाएगा तेरा। ठीक है, तो वो ऊपर रहने वाले, वाटर नीचे चला जाएगा। और ये मैंने आपको बताया था कि ये दोनों इमिसिबल होते हैं। ठीक है, जो अपना एल्काइन होता है वो वाटर के साथ, क्योंकि वाटर अपना पोलर सॉल्वेंट है और एल्काइन अपने नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल तो नॉन पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल होंगे ना, और वाटर तो अपना पोलर सॉल्वेंट है। तो यहाँ पर पोलर में तो कहीं ना कहीं वो क्या होंगे, इनसॉल्युबल होंगे यानी इनमिसिबल होंगे।
तो यहाँ पर लिखा हुआ है इमिसिबल, कि जो अपना एल्काइन होता है वो वाटर में क्या होता है सर, इनमिसिबल होता है, यानी इनसॉल्युबल होता है। कोई दिक्कत नहीं है सर, ठीक है। तो इसको अपन पढ़ेंगे और ये आपको पूरा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और आज के बाद यहाँ फिजिकल प्रॉपर्टीज के इस पैराग्राफ से आपको कोई भी क्वेश्चन आए उसको आप चंद सेकंड में उसको निपटाने वाले हो, कोई क्वेश्चन आपका अटकने वाला नहीं है, ठीक है। अब आते हैं अपन केमिकल प्रॉपर्टीज की तरफ, और अब हम पढ़ने वाले हैं सर एल्काइन की केमिकल प्रॉपर्टीज, और यहाँ से अपना रिएक्शन वाला पार्ट स्टार्ट हो रहा है। अब हम पढ़ते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्काइन, ठीक है। तो देख, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्काइन में तेरे को 3 चीजें पढ़नी है। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे एसिडिक नेचर ऑफ एल्काइन, ठीक है। फिर अपन पढ़ेंगे एडिशन रिएक्शंस। मैंने आपको बताया था कि ऐसा कोई भी हाइड्रोकार्बन जिसके पास तेरा पाई बॉन्ड पाया गया, जैसे अपना एल्कीन उसके पास 1 पाई बॉन्ड था, और एल्काइन जिसके पास 2 पाई बॉन्ड है, तो पाई बॉन्ड तेरे को पाया गया जिस हाइड्रोकार्बन के पास, वो कहीं ना कहीं अपने इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करते हैं कि नहीं करते? करते हैं सर। तो जो अपना ये है एल्काइन, ये भी अपना एडिशन रिएक्शन शो करेगा? यस सर करेगा। तो अपन एडिशन रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। बाकी मैंने आपको जब एल्कीन पढ़ाया था उसके लास्ट में भी मैंने आपको जो केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ाई थी वो थी अपनी पॉलीमराइजेशन, और यहाँ पर भी जो अपन एल्काइन पढ़ रहे हैं तो इसकी भी जो लास्ट केमिकल प्रॉपर्टी आने वाली है वो अपनी कौन सी आने वाली है सर? पॉलीमराइजेशन। तो अपन पॉलीमराइजेशन रिएक्शंस भी पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं एसिडिक कैरेक्टर यानी एसिडिक नेचर ऑफ एल्काइन, ठीक है। सर जो एल्काइन है उसका जो नेचर होता है कैसा होता है सर? एसिडिक नेचर होता है उसके पास, एसिडिक नेचर होता है। पर ये हमने एल्केन में तो बात नहीं करी, ये हमने एल्कीन में तो बात नहीं करी, यानी एल्केन में और एल्कीन में नहीं होता, परंतु ये जो एल्काइन है इसके पास एसिडिक नेचर होता है, एसिडिक नेचर होता है, ठीक है। समझ में आ गई बात? ठीक है। अब ध्यान से देख, मैंने आपको पिछले लेक्चर में टर्मिनल एल्काइन और नॉन टर्मिनल एल्काइन के बारे में पढ़ाया था। मैंने आपको बताया था कि जो अपने टर्मिनल एल्काइंस होते हैं उसके पास एसिडिक हाइड्रोजन पाया जाता है। तो वापस से मैं आपको रिवीजन करा देता हूँ। ये मैंने पहली लाइन लिख दी, जो टर्मिनल एल्काइंस होते हैं उनके पास अपना एसिडिक हाइड्रोजन होता है, ठीक है। तो देख, टर्मिनल एल्काइन मतलब जैसे कि CH3, ये अपना टर्मिनल एल्काइन है। कैसे पता लगा सर? ये मैंने C ट्रिपल बॉन्ड C को पकड़ा, ठीक है। इसके लेफ्ट साइड मैंने देखा तो एक कार्बन पाया गया, मतलब लेफ्ट साइड से तो ये टर्मिनल नहीं है। पर जब मैंने राइट साइड देखा तो यहाँ कोई भी कार्बन नहीं है, मतलब ये टर्मिनल एल्काइन है, ठीक है। C ट्रिपल बॉन्ड C को पकड़ना है, उसके किसी साइड अगर तेरा कहीं ना कहीं कोई भी कार्बन प्रेजेंट ना हो तो वो तू तेरी क्या हो जाएगी? टर्मिनल एल्काइन होगी। तो जो तेरी पास टर्मिनल एल्काइन होगी ना, उसके पास जो हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, उसके पास जो हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है वो तेरा क्या होता है सर? वो तेरा होता है एसिडिक हाइड्रोजन। वो तेरा होता है सर एसिडिक हाइड्रोजन। तो ये जो तेरा है ये तेरा क्या है सर? एसिडिक हाइड्रोजन है। और ये तेरी कैसी एल्काइन है सर? टर्मिनल एल्काइन है। कैसी एल्काइन है सर? ये टर्मिनल एल्काइन है। तो टर्मिनल एल्काइन के पास एसिडिक हाइड्रोजन होता है, ठीक है। अब मैं दूसरा एग्जांपल आपको अगर बताऊं, ये अपन ने क्या ले लिया? इथाइन ले लिया। इसका कॉमन नेम क्या है सर? एसिटाइलिन है। इसमें चेक करके बताओ कि इसमें अपना एसिडिक हाइड्रोजन है या नहीं है, ठीक है। सबसे पहले मैंने पता करना है कि सर ये टर्मिनल एल्काइन है या नहीं है। कि मैंने C ट्रिपल बॉन्ड C को पकड़ा, इसके लेफ्ट साइड भी कोई कार्बन नहीं है, इसके राइट साइड भी कोई कार्बन नहीं है, मतलब लेफ्ट साइड से भी ये टर्मिनल है और राइट साइड से भी टर्मिनल है ये, ठीक है। मतलब ये अपनी क्या टर्मिनल एल्काइन है। तो टर्मिनल एल्काइन के पास जो भी हाइड्रोजन पाए गए वो अपने क्या होते हैं सर? एसिडिक हाइड्रोजन होते हैं। तो यहाँ पर कितने एसिडिक हाइड्रोजन हो गए? 2 एसिडिक हाइड्रोजन हो गए। कितना सिंपल है यार, कितना सिंपल है, कोई मुश्किल बात है इसमें क्या? बिल्कुल आसान बात है यार। 5th क्लास का बच्चा भी बता देगा कि सर ये टर्मिनल एल्काइन है और इसके पास जो हाइड्रोजन पाए गए सर वो अपने एसिडिक हाइड्रोजन है, ठीक है। तो पहला जो पॉइंट है, ये जो पहला पॉइंट सर मैंने लिखा हुआ है, ये आपको बिल्कुल क्लियर कट समझ में आ गया? कोई दिक्कत, कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन इसमें नहीं है, ठीक है। अब अपना दूसरा पॉइंट आता है। दूसरा पॉइंट है कि सर जो नॉन टर्मिनल एल्काइंस होते हैं, ठीक है, उनके पास अपना एसिडिक हाइड्रोजन नहीं होता। सिंपल सी मैं आपको बताता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे। अब देख, जैसे ये अपना, ठीक है, ये अपना नॉन टर्मिनल एल्काइन है। कैसे पता लगा सर? C ट्रिपल बॉन्ड C को पकड़ा, लेफ्ट साइड देखा, देख कार्बन आ गया, राइट साइड देखा, यहाँ भी कार्बन आ गया, मतलब ये
बीच वाला एल्काइन है, मतलब ये टर्मिनल मतलब किनारे वाला एल्काइन नहीं है, ये बीच वाला एल्काइन है। तो जो बीच वाला एल्काइन होता है यानी जो नॉन टर्मिनल एल्काइन होता है, इनके पास एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है। देख इसके पास कोई हाइड्रोजन दिख रहा है तेरे को? नहीं सर। इस कार्बन के पास कोई दिख रहा है? नहीं सर। तो ये अपने नॉन टर्मिनल एल्काइन होते हैं उनके पास एसिडिक हाइड्रोजन नहीं होता। तो मैं बोल दूं क्या, ये अपना नॉन टर्मिनल एल्काइन था, ठीक है, इसके पास अपना एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है। बिल्कुल सिंपल बात है, कोई दिक्कत, कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन नहीं है सर। ठीक है सर, तो दो बातें समझ में आ गई। आपने बोला सर जो अपना टर्मिनल अल्काइन होता है उसके पास एसिडिक हाइड्रोजन होता है, और जो अपने नॉन टर्मिनल अल्काइन होता है उसके पास अपना एसिडिक हाइड्रोजन नहीं होता। ठीक है, अब ध्यान से देखो, जो अपना एसिडिक हाइड्रोजन हम चिल्ला रहे हैं बार बार, उसका मतलब क्या है, उसका खेल क्या है, उसका क्या खेल आने वाला है आगे। तो उसका खेल ये है ना सर, जो अपने एसिडिक हाइड्रोजन होते हैं ना, जो अपने एसिडिक हाइड्रोजन होते हैं उनकी भागने की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा होती है। उनकी भागने की क्षमता क्या होती है सर? बहुत ज़्यादा होती है। और हाइड्रोजन तेरा उसके हाइड्रोजन मतलब उसके खोपड़ी में पॉजिटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन इसको अपन बोलते हैं, प्रोटॉन मतलब हाइड्रोजन की खोपड़ी में पॉजिटिव चार्ज। तो हाइड्रोजन अगर भाग रहा है ना तो पॉजिटिव चार्ज लेके भागेगा। ये देख हाइड्रोजन पॉजिटिव चार्ज लेके भाग गया, तो जहां पर हाइड्रोजन चिपका रहा होगा ना उस कार्बन पे अपना नेगेटिव चार्ज आ जाता है, उस कार्बन पे अपन नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, भागने वाले पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कितने लोग हुए सर? हेलोजन्स अपने भागने की क्षमता रखते हैं, उनकी भागने की टेंडेंसी ज्यादा होती है। तो हेलोजन जैसे कोई क्लोरीन लगा हुआ है किसी कार्बन पे, तो अगर क्लोरीन भागता है तो क्लोरीन के ऊपर कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है। तो जिस कार्बन पे लगा रहा होगा ना वो उस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता था। ठीक है, तो हेलोजन्स की भागने की टेंडेंसी भी ज्यादा होती है। और यहाँ से मुझे पता लग गया कि सर जो अपना एसिडिक हाइड्रोजन होता है उसकी भागने की भी टेंडेंसी ज्यादा होती है। पर यहाँ पर जो एसिडिक हाइड्रोजन है ना सर, वो अपना पॉजिटिव चार्ज लेके भागेगा, तो जहां पर वो जिस कार्बन पे चिपका रहा होगा ना उस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज खोपड़ी में आ जाएगा। ठीक है, बाकी अभी हम एग्जाम्पल करेंगे तो अपने को अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर तीन पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो गए। ये क्लियर हो गया, ये क्लियर हो गया, ये क्लियर हो गया। ठीक है सर, मैंने आपको पहले बताया जो अपने टर्मिनल अल्काइन होते हैं उनके पास अपना एसिडिक हाइड्रोजन होता है, जो अपने नॉन टर्मिनल अल्काइन होते हैं उनके पास एसिडिक हाइड्रोजन नहीं होता। और एसिडिक हाइड्रोजन अगर मेरे को मिल गया तो कहीं ना कहीं उसकी भागने की टेंडेंसी भयंकर होती है, और वो भाग जाएगा अगर तो पॉजिटिव चार्ज लेके भाग जाएगा, और जहाँ पे वो जिस कार्बन के साथ अटैच रहा होगा ना उस कार्बन पे तेरी खोपड़ी में नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। समझ में आ गई बात? ठीक है, ठीक है, हम बोल तो रहे हैं कि सर जो एसिडिक हाइड्रोजन है उसके भागने की टेंडेंसी ज्यादा है, पर सर कंसेप्ट तो बताओ इसके पीछे का। तो एनसीईआरटी ने बहुत प्यारी लैंग्वेज में इसका कंसेप्ट बता रखा है, और उसको मैं और सरल लैंग्वेज में आपको यहाँ पर समझाता हूँ। तो कंसेप्ट देख भाई, तो कंसेप्ट देख, कंसेप्ट ये बात है कि जो अपना एसिडिक हाइड्रोजन है वो भागता क्यों है, क्योंकि ध्यान से देख एक बात, मैंने तेरे को कितनी बार बता दिया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की सीक्वेंस होती है। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है अपना sp कार्बन, फिर होता है sp2, फिर होता है sp3। जब मैंने आपको जीओसी पढ़ाया था वहाँ पर भी ये बात बताई थी कि जो अपनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है परसेंटेज एस कैरेक्टर। तो यहाँ पर एस कितना है अपना, यहाँ पर दो मेंबर है, एक एस है और पी है, तो 50% एस होगा और 50% पी होगा। तो यहाँ पर एस का परसेंटेज कितना है सर? 50% है। यहाँ पर तीन लोग हैं, एक अपना एस है और दो पी है, मतलब यहाँ पर हर तीनों का मतलब हर का परसेंटेज कितना होगा? 33% होगा। ठीक है, 33 तब जाके तो तेरा 100 बनेगा, मतलब 99 हो गया, तो इसको तो अप्रोक्स मान ले 33। ठीक है, तो यहाँ पर जो एस है तो एस का परसेंटेज कितना हो गया सर? sp2 में एस का परसेंटेज कितना हो गया सर? 33% हो गया, मैं लिख दिया 33%। अब मैं यहाँ पर की बात करूँ, यहाँ पर टोटल 4 लोग हैं, एक एस है और 3 पी है, तो एक के हिस्से कितना परसेंट आएगा सर? 25%। 25 को 4 से मल्टीप्लाई करेगा तभी तो 100% आता था। तो यहाँ पर एस का परसेंटेज कितना है सर? 25% है। तो सबसे ज़्यादा एस का परसेंटेज कहाँ पर है? एसपी में है। तो मैंने आपको बताया कि परसेंटेज एस का जहाँ पर जितना ज़्यादा होगा वहाँ पर उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कौन से कार्बन पे होती है सर? sp कार्बन पे, फिर होती है sp2 कार्बन पर, सबसे कम होती है अपनी sp3 कार्बन पे। ये अपने को पता है। ठीक है सर, ठीक है, तो देख सर ये जो कार्बन लगा हुआ है ना इसके पास ट्रिपल बॉन्ड है भाई, इसके पास ट्रिपल बॉन्ड है। अरे सर इसके पास ट्रिपल बॉन्ड है मतलब ऐसा कार्बन जिसके पास ट्रिपल बॉन्ड होता है वो कौन सा कार्बन होता है सर? sp कार्बन होता है। तो ये मैंने sp लिख दिया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, जीओसी में मैंने आपको अच्छे से समझा रखा है। ठीक है, sp है ये। अब मैं आपको न्यूमेरिकल वैल्यू भी बता देता हूँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की।
ये तो मैंने आपको बता दिया कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा sp का होता है, फिर sp2 का, फिर sp3 का, ठीक है। पर जो sp कार्बन होता है ना, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है, 3.25 है सर। जो sp2 कार्बन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है, 2.75 है सर। जो sp3 कार्बन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है सर, 2.5 है, 2.5 है, ठीक है। जैसे sp कार्बन मतलब जैसे ये था अपना sp कार्बन, ऐसा कार्बन जो ट्रिपल बॉन्ड से लगा हुआ है या फिर जो दो डबल बॉन्ड से भी लगा होता है वो भी sp कार्बन होता है। जैसे ये एक कार्बन है, ये इधर से भी डबल बॉन्ड लग गया, इधर से भी डबल बॉन्ड लग गया, तो ये कार्बन भी अपना क्या होता है, sp कार्बन होता, ठीक है। sp कार्बन ऐसा कार्बन होता है जो ट्रिपल बॉन्ड से लगा हुआ है या फिर जो दो डबल बॉन्ड से लगा हुआ है, ठीक है। बाकी दूसरा होता है sp2 कार्बन। sp2 कार्बन मतलब जो एक डबल बॉन्ड से लगा हुआ है, एक ऐसा कार्बन जो सिर्फ एक डबल बॉन्ड से लगा हुआ है, वो अपना क्या होता है, sp2 कार्बन होता है। और sp3 कार्बन क्या होता है, जिसके पास सारे के सारे क्या है सर, सिंगल बॉन्ड, जिसके पास सर सारे के सारे क्या सिंगल बॉन्ड, वो अपना कहीं ना कहीं क्या होता था, वो अपना होता था सर sp3 कार्बन, ठीक है। तो sp कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है, कितनी है सर, 3.25 है। sp2 कार्बन की उससे थोड़ी कम है, कितनी है सर, 2.75 है। और सबसे कम sp3 कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, कितनी होती है सर, 2.5 होती है, 2.5 होती है। तो मैंने आपको जो कंसेप्ट बताया था, जैसे ये अपना एल्केन है, जैसे ये अपना एल्केन है, तो एल्केन में सी और सी के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा, इधर मान ले हाइड्रोजन लगा हुआ है तेरा, ठीक है। वैलेंसी पूरी करने के लिए हाइड्रोजन ही तो लगाते थे, ठीक है। तो मैंने जब आपको सॉल्युबिलिटी वाला कंसेप्ट समझाया था, ठीक है, तो देख, तो ये अपना कौन सा कार्बन है, एल्केन है, तो एल्केन में कार्बन के पास सारे सिंगल बॉन्ड ही होंगे, तो मतलब ये sp3 कार्बन है, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होगी सर, 2.5। ये देख, इसकी भी कितनी होगी, 2.5। तो देख कार्बन और कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो कितनी है, वही बराबर ही है, कितनी है, बराबर ही है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं आ रहा, तो मतलब ये पोलर है कि नॉन पोलर है, यहाँ पर तो नॉन पोलर हो रहा है, नॉन पोलर हो रहा है। और हाइड्रोजन की बात करूँ तो हाइड्रोजन का कितना होता है, 2.1 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। तो यहाँ पर अगर मैं इनका भी डिफरेंस निकालूँ ना, तो ये बहुत कम आ रहा है यार, बहुत कम आ रहा है। तो कहीं ना कहीं जो अपना एल्केन होता है वहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस या तो बिल्कुल जीरो होता है या फिर बहुत कम होता है, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ही नहीं आ रहा। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं आएगा तो पोलर कैसे हो जाएगा। तभी तो मैं बोलता था जो अपने एल्केन होते थे वो क्या होते थे, नॉन पोलर होते थे। क्या होते थे सर, नॉन पोलर होते थे। तो एल्केन क्या होते थे, नॉन पोलर मॉलिक्यूल होते थे, ठीक है। फिर बात आती है एल्कीन की। एल्कीन मैंने आपको पूरा पढ़ा दिया। तो एल्कीन में ऐसा खेल होगा, ठीक है। तो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होगी, क्योंकि अब ये sp2 कार्बन है ना, कार्बन के पास डबल बॉन्ड लगा हुआ है, तो sp2 कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 2.75, तो इसकी भी कितनी होगी, 2.75। तो यहाँ पर तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कितना आ रहा है सर, जीरो आ रहा है, ठीक है। पर हाइड्रोजन की कितनी है सर, 2.1 है। हाइड्रोजन की कितनी है सर, 2.1 है। पर यहाँ पर देख, यहाँ पर भी बहुत कम डिफरेंस आ रहा है, बहुत कम डिफरेंस आ रहा है। तो यहाँ पर एल्कीन की अगर मैं बात करूँ तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस या तो जीरो आ रहा है या फिर बहुत कम आ रहा है। तो यहाँ पर भी अपन क्या बोलते थे कि जो अपनी एल्कीन होती है वो क्या होती है, नॉन पोलर होती है। क्या होती है, नॉन पोलर। नॉन पोलर मॉलिक्यूल मतलब जिनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जीरो आ रहा होगा या फिर जीरो के बराबर, मतलब बहुत कम आ रहा होगा, ठीक है सर। पर अब बात आती है एल्काइन की। ये मेरा एल्काइन है सर, तो एल्काइन में ऐसा खेल होगा, ठीक है। पर यहाँ पर अब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है, 3.25 सर। इसकी कितनी है, 3.25। इसकी कितनी है, 2.1। तो यहाँ पर तो डिफरेंस जीरो आ रहा है, तो यहाँ पर थोड़ा डिफरेंस ज़्यादा हो गया। यहाँ पर देख डिफरेंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ज़्यादा हो गया। तभी तो एनसीईआरटी लिखती है कि जो अपने एल्काइंस होते हैं ये कहीं ना कहीं क्या होते हैं, पोलर होते हैं। क्या होते हैं, पोलर। पर ये पोलर इतने ज़्यादा भी नहीं है, इसको मैं बोलता हूँ वीकली पोलर। एनसीईआरटी बोलती है इसको वीकली पोलर, वीकली पोलर। और मैं इसको कंसीडर करता हूँ नॉन पोलर। मैं इसको कंसीडर करता हूँ नॉन पोलर। देख वीकली पोलर का मतलब होता है मतलब बहुत कम पोलर, बहुत कम पोलर। तो मैं इसको क्या कंसीडर कर रहा हूँ, नॉन पोलर ही मान रहा हूँ इसको। और नॉन पोलर मॉलिक्यूल अगर ये हो गया ना सर, अगर ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल हो गया तो ये नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व करेगा, ठीक है। समझ में आ गई बात, ठीक है। तो ये कंसेप्ट मैंने आपको समझा दिया, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये पोलैरिटी का नॉन पोलर क्यों होंगे और जो अपना एल्काइन है वो वीकली पोलर एनसीईआरटी क्यों बोलती है वो भी मैंने आपको समझा दिया। क्योंकि वहाँ पर देख इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का थोड़ा थोड़ा डिफरेंस ज़्यादा हो चुका है यार, हो चुका है। पर इतना ज़्यादा भी नहीं हुआ कि पोलर बोल दूँ, तो उसको पूरा पोलर बोल दूँ, उसको मैं वीकली पोलर बोलूँगा। पर मैं उसको क्या कंसिडर कर रहा हूँ, नॉन पोलर ही कंसिडर कर रहा हूँ। पर थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएगा तो उसको वीकली पोलर ही तेरे को बोलना है भाई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है।
अब ध्यान से देख, हम टॉपिक से थोड़ा भटक गए, पर हम पढ़ने क्या वाले थे, हम पढ़ने ये वाले थे कि सर जो आप एसिडिक हाइड्रोजन बता रहे हो ना, कि एसिडिक हाइड्रोजन अगर होगा तो उसकी भागने की टेंडेंसी ज़्यादा होती है, मतलब वो अपना पॉजिटिव चार्ज लेके भाग जाएगा और पीछे कार्बन पे नेगेटिव चार्ज छोड़ देगा। ऐसा आप क्यों बोल रहे हो? एसिडिक हाइड्रोजन की भागने की टेंडेंसी ज़्यादा क्यों होती है सर? ध्यान से देख, ध्यान से देख, जैसे ये मैंने एक एल्काइन ले लिया, ठीक है सर, सर ये टर्मिनल एल्काइन है क्या? इसको मैंने पकड़ा, लेफ्ट साइड देखा, पर सर यहाँ तो सी आ गया, ठीक है, मतलब लेफ्ट साइड से ये टर्मिनल एल्काइन नहीं है। पर राइट साइड से अगर मैं देखूँ, यहाँ कोई कार्बन प्रेजेंट नहीं है, मतलब राइट साइड से ये कहीं ना कहीं अपनी टर्मिनल एल्काइन है, ठीक है। तो टर्मिनल एल्काइन अगर होगी तो उसके पास एसिडिक हाइड्रोजन होगा। ये अपना क्या सर? एसिडिक हाइड्रोजन है। क्या है सर? ये एसिडिक हाइड्रोजन है, मतलब यही है वो हाइड्रोजन, यही है वो हाइड्रोजन जिसकी मैं बात कर रहा हूँ कि इसकी भागने की टेंडेंसी क्या होगी? बहुत ज़्यादा होगी। अब मैं बताता हूँ आपको, बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। एनसीईआरटी उसको 7-8 लाइनों में समझा रही है, उसको मैं तेरे को बिल्कुल आसान भाषा में समझाता हूँ। देख, अब ध्यान से यहाँ पर देख, यहाँ पर ध्यान से देख मेरे भाई, ये जो कार्बन है ना अपना, ये जो कार्बन है सर, इसके पास तो ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ है, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सॉरी, इसका हाइब्रिडेशन क्या होगा सर? sp कार्बन है ये, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड के साथ लगा हुआ है, तो sp कार्बन है ये। तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैंने आपको बताई कितनी होती है? बहुत ज़्यादा होती है। कितनी होती है? 3.25 होती है। मतलब सर ये जो कार्बन है ना, मतलब सर ये जो कार्बन लगा हुआ है ना, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होती है। तो ध्यान से देख, ये जो सामने पे बॉन्ड लगा हुआ है, ये जो सामने पे बॉन्ड लगा हुआ है, ये तो सिंगल बॉन्ड है, मतलब इसमें सिर्फ एक सिग्मा बॉन्ड होगा, ठीक है। पर यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन होंगे ना, इसके इलेक्ट्रॉन होंगे, तो ये जो कार्बन है वो हाईली क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्योंकि sp कार्बन है वो। तो कहीं ना कहीं वो क्या करेगा ना, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इन इलेक्ट्रॉन को भी अपनी तरफ खींचेगा, इन इलेक्ट्रॉन को भी क्या करेगा? अपनी तरफ खींचेगा, ताकि वो ज़्यादा क्या हो जाए, कहीं ना कहीं ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो जाए उसकी। sp कार्बन है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होनी है, तो वो बगल वाले जो इलेक्ट्रॉन है उसके बगल में उनको खींच रहा है अपनी तरफ, तभी तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हो रही है। तो ऐसा उसने करा ना, ऐसा उसने करा, बगल में जो सिग्मा बॉन्ड लगा हुआ था उसके इलेक्ट्रॉन भी उसने अपनी तरफ अगर खींच लिया ना मेरे भाई, तो कहीं ना कहीं ये जो इलेक्ट्रॉन उधर चले गए, तो ये जो बॉन्ड है ये टूट गया अपना, ये बॉन्ड टूट गया, तो हाइड्रोजन यहाँ फ्री हो गया, हाइड्रोजन फ्री हो गया तो H+ लेके भाग गया, H+ लेके भाग गया, ठीक है। अब ये जो कार्बन है अपना, ये इसने इलेक्ट्रॉन ले लिए थे, अब ये बहुत ज्यादा क्या हो गया? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पहले से ही था, अब ये और ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया, तो खोपड़ी में माइनस आएगा कि नहीं आएगा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब खोपड़ी में माइनस आएगा कि नहीं आएगा? क्योंकि इसके पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन में चार्ज क्या होता है? नेगेटिव चार्ज होता है, तो कार्बन की खोपड़ी में माइनस आएगा कि नहीं आएगा? तभी तो मैं चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूँ कि जो तेरा एसिडिक हाइड्रोजन है उसकी भागने की टेंडेंसी बहुत भयंकर है, तो पीछे वाले कार्बन पे क्या छोड़ देगा? नेगेटिव चार्ज छोड़ देगा, खुद क्या लेके भाग गया? पॉजिटिव चार्ज लेके भाग गया। और ये जो सीन है, ये जो सिनेरियो है, ये मैंने तेरे को बिल्कुल अच्छे से विजुअलाइज करा दिया, और यही चीज़ एनसीईआरटी पूरे 7-8 लाइनों में समझाती है आपको। उसी चीज़ को मैंने तुमको जल्दी से बिल्कुल सरल भाषा में समझा दिया, और मैं उम्मीद करता हूँ कि तुमको समझ में आ गया होगा। तो ये कहानी है, इसीलिए अपन बोल रहे हैं कि एसिडिक हाइड्रोजन भागने की क्षमता ज़्यादा रखता है, वो भाग जाएगा पॉजिटिव चार्ज लेके। क्यों भाग जाएगा? क्योंकि जिस बॉन्ड से वो अटैच था sp कार्बन के साथ, वो बॉन्ड टूट गया, क्योंकि उसके जो दोनों इलेक्ट्रॉन थे वो कहीं ना कहीं कौन ले रहा है अपनी तरफ? वो कार्बन ले लिया उसने अपनी तरफ, वो बॉन्ड टूट गया। बॉन्ड टूट गया तो कैसे ज्वाइन रहेगा उसके साथ? वो भाग गया अपना, भाग गया वो अपना, ठीक है। समझ में आ गई बात? ठीक है, तो यहाँ तक आपको मैंने समझा दिया, बहुत अच्छे से समझा दिया आपको, बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये मैंने बता दिया आपको सर, जो अपने टर्मिनल एल्काइंस होते हैं, जो अपने टर्मिनल एल्काइंस होते हैं, वो सर एसिडिक नेचर होता है क्या उनका? उनका एसिडिक नेचर होता है, क्योंकि उनके पास क्या प्रेजेंट है सर? एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट है। अब भाई वो अगर एसिडिक नेचर शो करते हैं ना, अगर वो एसिडिक नेचर शो करते हैं ना, तो किसके साथ रिएक्ट करेंगे भाई? बेसिस के साथ रिएक्ट करेंगे ना। एसिड किसके साथ रिएक्ट करता है? बेस के साथ रिएक्ट करता है भाई। एसिड किसके साथ रिएक्ट करता है? बेस के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है। तो वो अगर एसिडिक नेचर शो करते हैं तो किसके साथ रिएक्ट करेंगे? बेसिस के साथ रिएक्ट करेंगे। और एनसीईआरटी इनका 2 बेसिस के साथ रिएक्ट कराती है, एक तो अपना सोडियम मेटल, सोडियम मेटल क्या होता है? अपना बेस होता है, स्ट्रॉन्ग बेस होता है, और दूसरा है अपना सोडा एमाइड। सोडा एमाइड भी अपना बहुत भयंकर स्ट्रॉन्ग बेस होता है सर, ये दोनों अपने बहुत भयंकर स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। तो मैंने आपको बोला कि अगर अपना जो टर्मिनल एल्काइन है उसके पास एसिडिक हाइड्रोजन है, यानी जो अपना टर्मिनल एल्काइन हो गया ना, वो कहीं ना कहीं एसिडिक नेचर रखता है। तो एसिडिक नेचर रखता है तो किसके साथ रिएक्ट करेगा? बेस के साथ रिएक्ट करेगा, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट करेगा। तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बेस 2 रख दिया मैंने, सोडियम मेटल रख दिया और सोडा अमाइड रख दिया। सोडा अमाइड मतलब Na NH2, ठीक है। समझ में आ गई बात?
कोई दिक्कत नहीं है। तो वही अपन रिएक्शन यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। तो पहले अपन देख रहे हैं एल्काइन हैविंग एसिडिक हाइड्रोजन, ऐसा एल्काइन जिसके पास एसिडिक हाइड्रोजन है, मतलब सर टर्मिनल एल्काइन, इसको क्या बोलेंगे, टर्मिनल एल्काइन, क्योंकि टर्मिनल एल्काइन के ही पास तो अपना एसिडिक हाइड्रोजन होता है, ठीक है। तो उसका रिएक्शन मैं किसके साथ कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, बेस लिख देता हूँ, बेसेस, ठीक है। कैसे बेसेस हैं ये, स्ट्रॉन्ग बेसेस अपने, ठीक है, समझ में आ गई बात, ठीक है। तो ये अपना क्या है सर, एल्काइन है। तो अपन ने देखना है कि ये एल्काइन है तो सही, पर ये क्या टर्मिनल एल्काइन है कि नहीं है। तो सर यस सर, ये टर्मिनल एल्काइन है और ये इसका एसिडिक हाइड्रोजन है, ये अपना क्या है, टर्मिनल एल्काइन है, ठीक है, टर्मिनल एल्काइन है। सामने पे इन्होंने स्ट्रॉन्ग बेस रख दिया, सोडियम मेटल रख दिया, ठीक है। अब आपको ये पता होना चाहिए जो अपने फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट होते हैं, फर्स्ट ग्रुप के, और जो सेकंड ग्रुप के एलिमेंट होते हैं, तो फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट कौन होते हैं, ली, ना, की, रब, से, फरियाद, और सेकंड ग्रुप के एलिमेंट कौन होते हैं, बेटा, मांगे, कन्या, सुंदर, बाप, राजी, ठीक है। तो ये अपने सेकंड ग्रुप के, तो जो फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट होते हैं उनकी खोपड़ी में क्या चार्ज होता है, प्लस चार्ज होता है, +1 चार्ज होता है, और जो सेकंड ग्रुप के एलिमेंट होते हैं उनकी खोपड़ी में क्या चार्ज होता है, +2 चार्ज होता है, ये अपने को पता होना चाहिए। तो देखिए सोडियम है ना, तो सोडियम तो सर फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है, तो खोपड़ी में क्या चार्ज होगा, इसके पॉजिटिव चार्ज होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा सर, होगा कि नहीं होगा, होगा सर, ठीक है। तो इस सोडियम की खोपड़ी में क्या चार्ज है, मतलब ये सोडियम आयन क्या बनेगा, अपना Na+ बनेगा, ठीक है। हमको पता है ये अपना टर्मिनल अल्काइन है, तो ये अपना एसिडिक हाइड्रोजन होगा, एसिडिक हाइड्रोजन होगा तो भागने की टेंडेंसी इसकी बहुत भयंकर होगी, तो वो प्लस चार्ज लेके भाग गया, पीछे वाले कार्बन पे क्या आ गया, अपना माइनस चार्ज आ गया। तो देख ऐसा बन गया कि नहीं बना, ऐसा बन गया कि नहीं बना, देख CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C, इस कार्बन पे माइनस चार्ज आ गया और ये H+ दूर चला गया, दूर चला गया, एसिडिक हाइड्रोजन भाग गया पॉजिटिव चार्ज लेके, पीछे जिस कार्बन पे अटैच था वहां पर माइनस चार्ज आ गया। अब यहाँ पर माइनस चार्ज आ गया ना, तो यहाँ पर कुछ प्लस वाला जुड़ेगा, प्लस वाला कौन जुड़ेगा, आगे देख क्या लिखा हुआ है, Na+ लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पर तूने Na जोड़ दिया, यहाँ पर तूने Na जोड़ दिया, ये तेरा आंसर आ गया, ये तेरा आंसर आ गया। कितना सिंपल है भाई, कितना सिंपल है, कितना सिंपल है यार, कोई दिक्कत है क्या इसमें, कोई दिक्कत है क्या इसमें, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका नाम तो कैसे लिखेगा, इसका नाम देख कैसे लिखना है, एनसीईआरटी देख कैसे नाम लिखती है इनका। तो देख इसमें कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, 3 कार्बन के लिए क्या तू बोलेगा, प्रोपाइन, और यहाँ पे क्योंकि एल्काइन लगा हुआ है इसलिए प्रोपाइन क्या बोलेगा, प्रोपाइन, ठीक है। और यहाँ पर तूने क्या लगाना है, आईडी लगाना है, IDE, ठीक है। तो ये तू बोल देगा प्रोपनाइड, क्या बोल देगा, प्रोपनाइड, एक सेकंड, प्रोपनाइड क्या बोल दिया तूने, प्रोपनाइड बोल दिया। पर यहाँ पर तेरे सोडियम कितने लिखे हुए हैं, सोडियम तेरे कितने हैं सर, यहाँ पर एक सोडियम भी तो लगा हुआ है, तो तूने बोल दिया मोनो, मोनो का मतलब होता है 1, मोनो सोडियम प्रोपोनाइड, क्या बोल दिया तूने, मोनो सोडियम प्रोपोनाइड, ठीक है, मोनो सोडियम प्रोपोनाइड, ठीक है, मोनोसोडियम प्रोपोनाइड। कोई दिक्कत है, प्रोप क्यों बोला तूने, क्योंकि 3 कार्बन है, आइन क्यों बोला तूने, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड है, और IDE तूने लगा देना है, ठीक है, IDE मतलब ID तूने लगा देना है। और यहाँ पर मोनो मतलब एक, और सोडियम मतलब मोनोसोडियम मतलब एक सोडियम लगा हुआ है, तो मोनोसोडियम प्रोपोनाइड, ठीक है, इसका नाम होगा। बाकी तूने प्रोडक्ट कैसे बनाया, बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाया सर। तेरे पास रिएक्टेंट कौन था, रिएक्टेंट तेरे पास एक ऐसी एल्काइन थी जो टर्मिनल एल्काइन थी, तो उसके पास कहीं ना कहीं एसिडिक हाइड्रोजन था, ठीक है। सामने पे तूने क्या लिख दिया, Na+ लिख दिया, ठीक है। तो कहीं ना कहीं उसका एसिडिक हाइड्रोजन भागा प्लस चार्ज लेके, पीछे कार्बन पे माइनस चार्ज लग गया, तो माइनस पे कहीं ना कहीं तेरा सोडियम लग गया, तेरा बन गया मोनो सोडियम प्रोपोनाइड। कोई दिक्कत है इसमें, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत आपको नहीं हुई होगी, ठीक है। अब देख, अब अगला ये एनसीईआरटी में दे रखा है, अब अगला देख, ये अपना क्या है सर, इथाइन है, या फिर इसका कॉमन नेम क्या, एसिटाइलिन है, ये एसिटाइलिन। आगे वापस से वही लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है सर, सोडियम मेटल लिखा हुआ है सर। यहाँ पर Na+ होगा कि नहीं होगा, ये Na+ होगा कि नहीं होगा, होगा सर। अब देख ये अपना टर्मिनल अल्काइन है कि नहीं है, ये अपना टर्मिनल अल्काइन है। अब ये तो दोनों साइड से है, देख दोनों साइड से है, तो ये भी अपना एसिडिक हाइड्रोजन हुआ, ये भी अपना एसिडिक हाइड्रोजन है, और ये भी अपना एसिडिक हाइड्रोजन है,
ठीक है। तो अभी मैं सिर्फ राइट वाले को मान के चल रहा हूँ, तो मैं राइट वाले को पहले उड़ाने की सोच रहा हूँ, ठीक है, राइट वाले को। तो पहले मैं इसमें खेल रहा हूँ। तो ये अपना एसिडिक हाइड्रोजन है, तो एसिडिक हाइड्रोजन है तो इसकी भागने की टेंडेंसी बहुत भयंकर होगी, तो अपना पॉजिटिव चार्ज लेके भाग गया। तो जो पीछे कार्बन जिस पे वो अटैच है उस कार्बन पे क्या चार्ज आ जाएगा, माइनस चार्ज आ जाएगा। ये तूने लिख दिया, देख इस कार्बन में माइनस आ गया, तो माइनस ने क्या देखा, तेरा पॉजिटिव देखा, तो यहाँ पर तेरा पॉजिटिव जुड़ गया, ठीक है। तो ये क्या बन गया तेरा, मिथ इथ, तो क्या बोलूंगा, इथ इथाइन आइड। तो यहाँ पे भी क्या है, मोनोसोडियम, क्या बोलूंगा, मोनोसोडियम। तो ये तेरा आ गया मोनोसोडियम इथेनाइड, मोनोसोडियम इथेनाइड। कोई दिक्कत है इसमें, कोई मुश्किल है क्या, कोई दिक्कत है इसमें, कोई मुश्किल है, आराम से अपन प्रोडक्ट बना सकते हैं, कोई सोचना नहीं है, बस कंसेप्ट अपने क्लियर होने चाहिए, अपन आराम से सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली, ठीक है। तो ये जो अपना इथाइन है, यानी ये जो अपना एसिटाइलिन है, इसने सोडियम के साथ रिएक्ट किया, अपना क्या बन गया, मोनो सोडियम इथेनाइड बन गया। पर सर बात अभी तक खत्म नहीं हुई सर, बात अपनी खत्म अभी तक नहीं हुई सर। अभी देख जो अपना ये प्रोडक्ट बना है ना, जो अपना ये प्रोडक्ट बना है सर, इसके पास भी ना एक एसिडिक हाइड्रोजन पड़ा हुआ है, इसके पास अभी भी एक एसिडिक हाइड्रोजन पड़ा हुआ है, ठीक है। क्योंकि ये जो कार्बन है ये अपना sp कार्बन है, और sp कार्बन पे जो ये हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है वो कहीं ना कहीं क्या होता है सर, एसिडिक हाइड्रोजन होता है कि नहीं होता, होता है सर। तो अभी भी इसके पास एसिडिक हाइड्रोजन पड़ा हुआ है, अभी भी इसके पास एसिडिक हाइड्रोजन पड़ा हुआ है, तो ये फर्दर रिएक्ट करेगा सर, ये फर्दर रिएक्ट करेगा। तो यहाँ पर देख, ये फर्दर रिएक्ट करेगा कहीं ना कहीं किसके साथ, सोडियम के साथ, ठीक है, समझ में आ गई बात। क्योंकि अभी भी इसके पास ये क्या अपना एसिडिक हाइड्रोजन है, तो एसिडिक हाइड्रोजन की बात अगर मैं करूँ तो इसके भागने की टेंडेंसी भयंकर होती है। तो ये भाग गया पॉजिटिव चार्ज लेके, पीछे कार्बन पे माइनस चार्ज छोड़ दिया इसने, ठीक है। और माइनस ने ये प्लस वाला पार्ट देखा, क्योंकि Na की खोपड़ी में प्लस चार्ज है, तो प्लस वाला माइनस पे अटैक करेगा। तेरा ये क्या बन गया सर, C ट्रिपल बॉन्ड C Na, और इस माइनस पे क्या लग गया तेरा, पॉजिटिव लग गया, ये बन गया तेरा सर, ये बन गया तेरा सर। अब इसका तू नाम क्या बोलेगा, इसका तू नाम क्या बोलेगा, अब इसमें तो 2 सोडियम है, इसमें तो 2 सोडियम है, तो यहाँ पर तू बोलेगा डाई सोडियम, क्या बोलेगा, डाई सोडियम, डाई सोडियम। और ये क्या 2 कार्बन का है, तो इथाइन, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड है, और आइड, इथेनाइड, तो डाई सोडियम इथेनाइड। समझ में आ गई बात। यहाँ पर मोनोसोडियम क्यों बोला, क्योंकि 1 सोडियम लगा हुआ है। यहाँ पर डाई सोडियम क्यों बोला, क्योंकि 2 सोडियम लगे हुए हैं। कोई दिक्कत है, आराम से सॉल्व कर सकता है, कहीं पे भी दिक्कत आने वाली नहीं है, कहीं पे भी दिक्कत आने वाली नहीं है सर। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये तेरा प्रोडक्ट बन गया, और ये एनसीईआरटी में आपको दे रखा था, ठीक है। अब देख अगला क्वेश्चन कर, ये तेरा एल्काइन है, तो सबसे पहले तेरे को चेक करना है कि ये टर्मिनल एल्काइन है या नहीं है। यस सर, ये टर्मिनल एल्काइन है। ये तूने पकड़ा, इसके राइट साइड कोई भी कार्बन प्रेजेंट नहीं है, मतलब ये जो हाइड्रोजन लगा हुआ है ना, ये कहीं ना कहीं क्या होता है, तेरा टर्मिनल एल्काइन है, सॉरी ये टर्मिनल हाइड्रोजन है, यानी मैं इसको बोलूँ ये क्या तेरा एसिडिक हाइड्रोजन है। कोई भी C ट्रिपल बॉन्ड C के साथ हाइड्रोजन प्रेजेंट हो ना, उसको तूने टर्मिनल हाइड्रोजन बोलना है। C ट्रिपल बॉन्ड C वाले कार्बन के साथ कोई हाइड्रोजन अगर तेरा प्रेजेंट है, उसको तूने क्या बोलना है, एसिडिक हाइड्रोजन बोलना है। क्या बोलना है उसको, एसिडिक हाइड्रोजन। C ट्रिपल बॉन्ड C के साथ कोई हाइड्रोजन तेरा अगर प्रेजेंट है, उसी को तूने क्या बोलना है, एसिडिक हाइड्रोजन बोलना है, ठीक है। तो यहाँ पर एसिडिक हाइड्रोजन है, यस सर ये एसिडिक हाइड्रोजन है, यस सर ये अपना एसिडिक हाइड्रोजन है। तो ये H प्लस लेके भाग गया, पीछे कार्बन पे क्या आ जाएगा, माइनस चार्ज आ जाएगा। यहाँ मैं लिख देता हूँ इसको, ऐसा बन जाएगा, ये माइनस आ गया। और सामने पे देख ये कैसे टूटेगा, Na पॉजिटिव और NH2 माइनस, ऐसे टूटता है ये। तो माइनस पे क्या आएगा, तेरा पॉजिटिव वाला पार्ट आएगा। पॉजिटिव वाला पार्ट कौन सा है, तेरा Na प्लस है, तो यहाँ पर तेरा आ गया Na प्लस। अब तूने चार्ज हटा देना है, ठीक है। तो ये तेरा बन गया, ये तेरा बन गया। तो यहाँ पर कितने सोडियम लगे हुए हैं, 1 सोडियम लगा हुआ है, तो तूने बोल दिया मोनो सोडियम। अब कितने कार्बन है, 1 2 3, तो तू बोलेगा प्रॉप। ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ है, तो तूने बोल दिया आइन, और आइड तेरे को लगाना पड़ेगा, आइड तेरे को लगाना पड़ेगा। तो ये तेरा आ गया मोनो सोडियम प्रोपेनाइड। क्या बन गया तेरा, मोनो सोडियम प्रोपेनाइड, ठीक है। कोई दिक्कत है इसमें, कोई दिक्कत नहीं है, तो आराम से सॉल्व कर सकता है, ठीक है। अब देख यहाँ पर कितना तगड़ा खेल चल रहा है। ये अपना क्या है सर, एसिटाइलिन है। क्या सर, ये एसिटाइलिन है, इसके पास एसिडिक हाइड्रोजन है। देख C ट्रिपल बॉन्ड C है,
उसके पास जो भी हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं वो अपने क्या होते हैं, एसिडिक हाइड्रोजन होते हैं। सी ट्रिपल बॉन्ड सी वाले कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन तेरे को प्रेजेंट दिखा वो तेरा एसिडिक हाइड्रोजन है। तो यहाँ पर तो एसिडिक हाइड्रोजन ये भी है और ये भी अपना एसिडिक हाइड्रोजन है। यहाँ पर तो दो दो एसिडिक हाइड्रोजन है सर, ठीक है, ठीक है। और इसकी रिएक्शन अब किसके साथ अपन कर रहे हैं, NaOH के साथ कर रहे हैं। NaOH भी अपना क्या होता है सर, स्ट्रॉन्ग बेस होता है। क्या होता है सर, स्ट्रॉन्ग बेस होता है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अपन ने जब रिएक्शन करी तो यहाँ से क्या निकलेगा, देख Na प्लस और OH माइनस आयन, ठीक है। यहाँ से ये अपना टूटा और ये पॉजिटिव चार्ज लेके भाग गया, पीछे माइनस चार्ज आ गया और ये प्लस वाला है वो माइनस पे लग जाएगा, ये अपना बन जाएगा HC ट्रिपल बॉन्ड C और ये लग गया अपना Na, ठीक है। तो ये करके अपन घर आ गए। फिर हमने घर में जाके देखा कि वहाँ पर तो खेल अलग ही चल रहा है सर। वहाँ पर घर में जाके मैंने देखा कि लिखा हुआ था सर कि जो अपने एसिटाइलिन होते हैं यानी जो अपने इथाइन होते हैं वो NaOH के साथ रिएक्ट ही नहीं करते भाई, NaOH के साथ रिएक्ट ही नहीं करते। क्यों रिएक्ट ही नहीं करते, हमने पढ़ा कि सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट कर दिया उन्होंने, ठीक है, उन्होंने NaNH2 के साथ रिएक्ट कर दिए, वो भी तो कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग बेस थे और ये भी अपना स्ट्रॉन्ग बेस है, ये NaOH भी अपना स्ट्रॉन्ग बेस है। तो ऐसा खेल क्यों, ऐसा खेल पलट क्यों किया सर, NaOH के साथ क्यों रिएक्ट नहीं कर रहे हो भाई, टर्मिनल एल्काइन वालों, NaOH के साथ क्यों रिएक्ट नहीं कर रहे हो, अपना इथाइन अपना एसिटाइलिन सर अपना NaOH के साथ रिएक्ट क्यों नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर खेल आता है, देख खेल आता है, देख ये खेल क्या चलता है यहाँ पर, खेल यहाँ पर अलग ही चलता है। ये रिएक्शन नहीं होगी यहाँ पर, रिएक्शन इसलिए नहीं होगी ना, हालांकि देख इसके पास दो दो क्या है सर, इसके पास दो दो क्या है सर, जो अपना ये एल्काइन है इसके पास दो दो एसिडिक हाइड्रोजन हैं, पर ये फिर भी कहीं ना कहीं क्या होता है ना, बहुत वीक होता है, कहीं ना कहीं ये वीक एसिड होता है। क्या होता है सर, ये वीक एसिड होता है। ये एसिड बन गया है, ये एसिडिक बन गया है, ये एसिड बन गया सर, क्योंकि इसके पास दो दो कहीं ना कहीं क्या एसिडिक हाइड्रोजन है, तो ये बहुत वीक एसिड है सर, बहुत वीक एसिड है। तो ये बहुत वीक एसिड है ना, तो यहाँ से जो H+ मुझे निकालना है उसके लिए मुझे कहीं ना कहीं क्या चाहिए, बहुत स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए, बहुत स्ट्रॉन्ग बेस, मतलब बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए मुझे। और NaOH इतना भयंकर स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है भाई, NaOH इतना भयंकर स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है कि यहाँ से कहीं ना कहीं H+ को हटा पाए, कि यहाँ से H+ को हटा पाए, ठीक है। पर NaNH2 और सोडियम मेटल इतने भयंकर स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं कि यहाँ से कहीं ना कहीं वो H+ को हटा देते हैं, क्योंकि अगर जो अपना एसिड है वो बहुत वीक एसिड होगा ना, तो वहाँ से H+ हटाने के लिए बहुत भयंकर अपने को स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए, और बहुत भयंकर स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए। और NaOH इतना भयंकर स्ट्रॉन्ग बेस नहीं होता जितना अपना सोडियम मेटल और NaNH2 होता है, सोडा एमाइड होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अपने को ये कंसेप्ट पता होना चाहिए कि NaOH इतना स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है कि कहीं ना कहीं जो अपना वीक एसिड है, वीक एसिड कौन है यहाँ पर, अपना जो एल्काइन है उसका ये हाइड्रोजन हटा पाए, उसका ये हाइड्रोजन भगा पाए, ठीक है, समझ में आ गई। तो यहाँ पर रिएक्शन NaOH के साथ नहीं होती। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नीट का क्वेश्चन आ जाता है कि वाई एसिटाइलिन रिएक्ट विद NaNH2 बट नॉट विद NaOH। समझ में आ गया बात, इसका तुम अच्छे से आंसर जानते हो, कोई दिक्कत तुमको होने वाली नहीं है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब आगे लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, दीज रिएक्शंस, जो भी हम रिएक्शन पढ़ रहे हैं ना ऊपर, एल्काइन की रिएक्शन किसके साथ, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, ठीक है। ये जो हम रिएक्शन पढ़ रहे हैं ना, ठीक है, ये कौन शो कर रहा है, एल्काइन शो कर रहा है, पर ये कौन शो नहीं करेगा, ये सर एल्कीन शो नहीं करेंगे और एल्केन शो नहीं करेंगे। क्यों नहीं शो करेंगे सर, उनके पास एसिडिक नेचर ही नहीं है। हमने बात की जो अपना एल्काइन है उसके पास एसिडिक नेचर है, पर फिर भी कितना वीक एसिड है यार, बहुत कम वीक एसिड है वो एसिडिक नेचर तो है उसके पास, पर बहुत कम है यार, बहुत कम है। तो एल्काइन के पास ही बहुत कम एसिडिक नेचर है, तो इनके पास कैसे, इनके पास थोड़ी होगा। एल्कीन के पास तो बिल्कुल भी नहीं है, एल्केन के पास भी बिल्कुल भी नहीं है। समझ में आ गई बात। तो एल्काइन के पास अपना थोड़ा बहुत अपना एसिडिक नेचर है, तो उसने स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि मान ले कोई एक हाइड्रोकार्बन है, कल के दिन तेरे को कोई बच्चा बोले, तेरा कोई दोस्त बोले कि एक हाइड्रोकार्बन है, उसने स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट किया, तो तू यहाँ से समझ गया कि वो हाइड्रोकार्बन कौन रहा होगा, वो तेरा एल्काइन रहा होगा। क्योंकि कोई स्ट्रॉन्ग बेस के साथ अगर रिएक्ट कर रहा है वो तेरा एसिडिक होगा, तो एसिडिक हाइड्रोजन किसके पास होते हैं सर, तेरा एल्काइन के पास होते हैं, तो तूने बोल दिया वो एल्काइन है। और यहाँ पे तूने उसको बहुत अच्छे से ये भी बोल दिया कि वो सारे एल्काइन नहीं हो सकते, वो तेरा टर्मिनल एल्काइन है, क्योंकि टर्मिनल एल्काइन ही होता है जिसके पास एसिडिक हाइड्रोजन होता है। जो तेरे नॉन टर्मिनल एल्काइन है उनके पास तो तेरे एसिडिक हाइड्रोजन ही नहीं होते भाई, ठीक है। तो बिल्कुल डीप में अगर तू जाके बोले तो ये बोलेगा कि जो तेरे टर्मिनल एल्काइन है वो तेरे स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट कर रहे हैं। और स्ट्रॉन्ग बेस भी कौन से, सोडियम मेटल या फिर सोडियम एमाइड, सॉरी सोडा एमाइड।
NaOH के साथ रिएक्ट नहीं कर रहे, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट नहीं कर रहे। ठीक है, अब एनसीईआरटी यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछती है कि अगर तुम्हारे पास ब्यूट 1 आइन है, उसका तुमको रिएक्शन करना है किसके साथ, ये हटा रखा, ठीक है, ये नहीं पूछ रखा, उसका तुम्हारे साथ किसके साथ रिएक्शन करना है, सोडा मेटल के साथ, सोडियम मेटल के साथ और सोडा एमाइड के साथ रिएक्शन करना है। मतलब किसी के साथ भी कर सकते हो तुम, या फिर तुम इसके साथ करो या फिर इसके साथ करो या फिर इसके साथ करो या फिर इसके साथ करो, इनमें से एक लेना है अपने को। ठीक है, या फिर सोडियम मेटल या फिर सोडा एमाइड। ठीक है, तो ब्यूट 1 आइन है तेरे पास, ब्यूट 1 आइन मतलब 4, ब्यूट मतलब 4 कार्बन, ये मैंने 4 कार्बन बना दिए और 1 नंबर पे तूने आइन लगा दिया, ये तूने 1 नंबर पे आइन लगा दिया। ठीक है, तो यहाँ पर देख, यहाँ पर क्या है, ब्यूट 2 आइन, ब्यूट मतलब 4 कार्बन, और यहाँ पर तूने आइन कहाँ पे लगा दिया, दूसरे नंबर के कार्बन पे लगा दिया। समझ में आ गया। अब तेरे को यहाँ पर से क्या पता लग रहा है, यहाँ पर से क्या पता लग रहा है कि जो ये C ट्रिपल बॉन्ड C है, ये तो बीच में आ गया ना, बीच में आ गया ये, तो ये तो अपना नॉन टर्मिनल एल्काइन है। तो नॉन टर्मिनल एल्काइन है मतलब इसके पास तो एसिडिक हाइड्रोजन ही नहीं होंगे, मतलब यहाँ पर रिएक्शन नहीं होने वाली। परंतु कहीं ना कहीं इसके पास एसिडिक हाइड्रोजन होगा। देख यहाँ पर एक हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो ये अपना एसिडिक हाइड्रोजन है, ये प्लस चार्ज लेके भाग जाएगा, पीछे इस कार्बन पे माइनस चार्ज आ जाएगा, तो माइनस से यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये सोडियम इसमें चिपक जाएगा। तेरा ये क्या बन जाएगा, Na ट्रिपल बॉन्ड C C C। यहाँ पर वैलेंसी पूरी कर, यहाँ पर वैलेंसी पूरी कर, यहाँ पर तो कुछ नहीं होगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा और यहाँ पर तेरा 3 आ जाएगा, तो तेरा ये प्रोडक्ट बन जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका तेरे को नामकरण अगर करना है, इसका तेरे को नामकरण करना है तो देख, मोनोसोडियम क्या बोलेगा, मोनो सोडियम, मिथ इथ प्रॉप ब्यूट ब्यूटाइनाइड, मोनो सोडियम ब्यूटाइनाइड, कोई दिक्कत नहीं है। पर यहाँ पर जो तेरा दूसरा है ना, ब्यूट 2 आइन, ये तो सर अपना नॉन टर्मिनल एल्काइन है, तो इसके पास तो एसिडिक हाइड्रोजन ही प्रेजेंट नहीं होगा, तो यहाँ पर मैंने रिएक्शन बोल दिया कि रिएक्शन नहीं होगी सर, रिएक्शन नहीं होगी, ये स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। कितना सिंपल है, बिल्कुल क्लियरिटी के साथ आपको पूरा कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं हुई। ठीक है, अब देख, अब मैं अगर क्रम लगाऊं, घटता क्रम लगाऊं, सीक्वेंस में लगाऊं एसिडिक नेचर को, तो मैंने आपको बता दिया कि सर जो अपना एल्काइन होता है वो अपना क्या शो करता है, वो अपना शो क्या करता है, एसिडिक नेचर शो करता है, क्योंकि उसके पास एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर तो देख 2 एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, 2 एसिडिक हाइड्रोजन तेरे प्रेजेंट है, तो इसमें कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा क्या होगा, तेरा एसिडिक नेचर होगा। पर एल्कीन में तो बिल्कुल नहीं होता यार, पर थोड़ा बहुत हुआ भी, पर एल्केन में तो बिल्कुल ही नहीं होने वाला। तो ये सीक्वेंस क्या होने वाला है, सबसे ज्यादा एल्काइन में, फिर एल्कीन में, और सबसे कम एसिडिक कौन होता है सर, तेरा एल्केन होने वाला है। ठीक है, पर अगर बात करें कि यहाँ पर देख, ये भी एल्काइन है, ये भी एल्काइन है, ये भी एल्काइन है, तो अब बात आएगी कि जिसके पास जितने ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन वो उतना ज्यादा एसिडिक। ये तेरे पास, इसके पास 2 एसिडिक हाइड्रोजन है, इसके पास सिर्फ 1 एसिडिक हाइड्रोजन है, इसके पास एसिडिक हाइड्रोजन ही नहीं है, क्योंकि ये तो नॉन टर्मिनल एल्काइन है, तो तेरा सबसे ज्यादा ये हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा, और सबसे कम तेरा नॉन टर्मिनल एल्काइन हो जाएगा, क्योंकि उसके पास तेरा 1 भी एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है सर। समझ में आ गई बात, कोई दिक्कत नहीं है सर, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको जो पहला केमिकल प्रॉपर्टीज में जो पहली चीज पढ़ाई, वो पढ़ाई मैंने आपको एसिडिक कैरेक्टर ऑफ एल्काइन, और वो भी कौन सा एल्काइन सर, जिसके पास एसिडिक हाइड्रोजन होगा, कौन सा एल्काइन होगा, टर्मिनल एल्काइन होगा सर। ठीक है, तो यहाँ पर तूने ये पूरा रीडिंग करनी है अच्छे से, ये मैं मिटा देता हूँ, ये तो मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया है। ठीक है, तो ये तूने रीडिंग करनी है, मैंने इसका एक एक पॉइंट कवर करा रखा है, इसको तू अगर रीड करेगा तो तेरे को बहुत मजा आने वाला है, और बहुत तू अंदर से खुश हो जाएगा। और तेरे को ये पूरा जो पैराग्राफ है, जो एनसीईआरटी में दे रखा था इसके बारे में, एसिडिक कैरेक्टर ऑफ एल्काइन के बारे में, ये तेरे को बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक एक शब्द पकड़ के मैंने तेरे को बिल्कुल सरल भाषा में इसको पूरा अच्छे से समझा दिया, और यहाँ से जब भी क्वेश्चन आएगा तो तू इसको बिल्कुल आंख बंद करके सॉल्व करके आने वाला है। ठीक है, बाकी अब हम देखते हैं एडिशन रिएक्शंस ऑफ एल्काइन की एडिशन रिएक्शंस।